कैमरे को देख के मैं शाइन करने लगूंगा। तो और आप लोग भी देखें, आप लोग भी बहुत शाइन कर रहे हैं। एक कहानी बताई गई कि अगर आज मैं गया और रास्ते में मुझे शेर दिखा, तो शेर को देखने के बाद मेरे अंदर जो जो बदलाव आए, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, मेरी सांसों की गति बढ़ी, मेरी मांसपेशियां फड़कने लगी, और मेरे पाचक रस ज्यादा बनने लगे, ग्लूकोज कन्वर्जन ज्यादा हो गया। अब मेरे पास उस शेर को देखने के बाद दो ऑप्शन है कि मैं उससे लड़ूं या फिर वहां से भागूं। दोनों ही परिस्थिति के लिए मेरा शरीर तैयार हो गया। भय भी है ना, शेर को देखा तो भय है कि मनुष्य को भय किस चीज का है? मृत्यु का ही तो भय है। और मृत्यु क्यों? क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा, सब चले जाएंगे, मेरे को सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर मैं सोमा जी की क्लास कैसे लूंगी? तो उस भय के कारण से मेरे अंदर परिवर्तन हो गया। अब मैं शेर से डरने की बुद्धिमानी तो नहीं कर, मैं उल्टी दिशा में भागूंगा। पेड़ वेड़ दिखेगा तो उसमें चढ़ने की कोशिश करूंगा, कभी चढ़ा नहीं है पर कोशिश करूंगा। गिरूंगा, पड़ूंगा तो हाथ पैर भी टूटेगा, सारी चीजें होंगी, जैसे तैसे बच जाऊंगा। शेर भी ऐसा सब करेगा, फिर वहां से चला जाएगा। अब मैं वहां से जैसे कैसे बच बचा के वापस आऊंगा। एक दो दिन तो मैं डरा सहमा रहूंगा, शेर के आतंक से वापस आया। और जब जब रात को सोने जाऊंगा और उस घटना को तो मेरे दिमाग में आएगा, वो सारे बदलाव एज इट इज वही होंगे जो मुझे उस जगह पे उस घटनाक्रम में हुए। तो स्ट्रेस का रोल सिर्फ उस दिन का नहीं होता, स्ट्रेस का रोल वो उस समय तक रहता है जब जब आप उस घटना को याद करो। मतलब 15 साल बाद भी मैं अपने साथ उस बुरी हुई घटना को याद करूंगा कि मेरे को यहाँ पर ब्लेड मार दिए थे तो क्लास के बच्चों ने, तो वो अभी तक वो रहे। ये रियल लाइफ स्टोरी। हाँ। तो तो जब भी याद आएगा तो कैसा लगेगा? 6 7 के बच्चे, 6 7 के में उसमें किसी के दिमाग में कुछ आ गया तो मार दिया 2 बार, ऐसा करके पूरा कर गया वो। अभी दो छोटे स्कार बचे हैं, स्कार है बाकी और कुछ नहीं। बट ये स्कार से ज्यादा तो वो जो दिमाग में बैठा हुआ स्कार वो है। तो वैसे ही ये स्ट्रेस हर बार दिमाग पे लाओगे, इसलिए बोलते हैं मत लाओ, मन को शांत रखो। उस घटनाक्रम को हम बार बार सोचते नहीं है, बट परिस्थिति जन्य आ जाता है। मूवी में देखते हैं कोई घटनाक्रम, तो हमारी घटनाक्रम से कुछ कनेक्टिविटी दिखती है तो हमें भी याद आ जाता है। हम चाहते नहीं है, हम कहीं जा रहे होते हैं, एक सिचुएशन ऐसी देखते हैं तो हमारी घटनाक्रम से कनेक्टिविटी मिल जाती है तो हमें भी याद आ जाती है। होता है ना ऐसा। तो इसलिए लाइफ में चीजें सर्टेन नहीं है, इमोशनल चेंजेस होते रहेंगे। पॉजिटिव इमोशंस बाहर से आ सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस लव्ड वन से आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस बाहर से आ सकते हैं। आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई मुस्कुराते हुए चला गया, मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस, ठीक, तो आपको सुन के अच्छा लगा, बट उस समय एक और प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे पति ने तो बोला नहीं। देखो मैं दुनिया को गॉर्जियस दिख रही। और इनको इतना ध्यान रखती हूँ, कम से कम मैं इसको अच्छे से खिलाऊंगी तो रोज गॉर्जियस बोलेगा। वासी की बात है, बट हैप्पीनेस कहाँ से आ गई? बाहर से आ गई। पर हैप्पीनेस आते ही हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, एक लेवल ऑफ कंपैरिजन अपनी वर्तमान सिचुएशन के साथ हमने कर डाला। और अब क्या है, रिजल्ट क्या निकलेगा? वो हैप्पीनेस मुझे हैप्पीनेस दे रहा है या वो मैंने जो कंपैरिजन अभी डाला है वो नेगेटिव एनर्जी बनाएगा? तो मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव
जैसे वो तो रामायण में युद्ध होता था ना, तो या महाभारत में युद्ध होता था, तो इधर वाले बाण मारते थे, इधर वाले बाण मारते थे, दोनों बराबर रहते थे, फुस हो कैसे हो जाते थे। तो ऐसे ही हो रहा है हमारी लाइफ में, पॉजिटिव आता है, हमने नेगेटिव थोड़ा सा पीछे वाला निर्माण किया, वो खुश होकर के नीचे गिर गया। तो फिर कैसे रहेगा? अब मैं 1 घंटा आपको पॉजिटिव सब बना बना के भेजता हूँ और घर जाकर के सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सारा पॉजिटिव धुल जाता है। मतलब एक बार अपनी क्लास में समझाया था लिव इन प्रेजेंट। तो ये सही है सर। ऐसे मैं जो भी मैं क्लास में समझाता हूँ, विश्वास माने में भूल जाता हूँ कुछ भी है, और जिनको बताता हूँ मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, मुझे कई सालों बाद कई लोग बताते हैं, बोले आपने मुझे 20 साल पहले जब मैं वॉकिंग कर रही थी ना, तो आपने मुझे रोक के बोला था ऐसे मत करो वॉकिंग, ऐसे करके करो। बोले तब से मैंने वैसे पेट को कॉन्ट्रैक्ट करने बोला था मैंने, ऐसे करके वॉकिंग करो। मेरे को याद भी नहीं मन को ऐसे बोला, पर आई वुड सेड, बट बोले कि तब से लेके आज तक मैं वॉकिंग करने जाती हूँ तो पहले उसको स्टार्ट करती हूँ, फिर बटन चालू होता है मेरे। तो दोज रिमार्क्स आर ऑलवेज हेल्पफुल। तो आप सभी एक चीज मान के चलिए कि इमोशंस, स्ट्रेस, ये हमारा उससे डील करने का तरीका, वही मेरा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसमें हम इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। उस टॉपिक का हिस्सा ही है वो, कि हम हाउ डू वी, उसमें 3A की कहानी बताई गई है। 3A इमोशनल मैनेजमेंट का 3 प्रिंसिपल बताया गया है। अभी मैं क्लास में पूछ रहा हूँ सबसे, मैं आप लोगों को एडवांस में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 3A पर आप नहीं बताओगी क्लास में। तो ए ऑल्टर, अडेप्ट, एक्सेप्ट। ऑल्टर, अडेप्ट, एक्सेप्ट। जिसको आप ऑल्टर कर सकते हो उसको ऑल्टर कर लो, जिसको अडेप्ट कर सकते हो उसको अडॉप्ट कर लो, और जिसको एक्सेप्ट कर सकते हो उसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ, अवॉइड करो। आप चीजों को अवॉइड कर सकते हो, बट अवॉइड करना उतना मुश्किल होता है कि आप पति पत्नी रोज साथ में रहेंगे तो कैसे अवॉइड करेंगे एक दूसरे को? मुश्किल होगा ना अवॉइड करना। ऑल्टर कैसे करेंगे? बोले अलग अलग कमरे में रहेंगे, उसी में अडेप्टेशन आ जाएगा, फिर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगा। तो वो ऑल्टर, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट एक स्टेट है। पहले बदलो, फिर धीरे धीरे उसमें अडेप्ट होते जाओ, और फिर उसी को एक्सेप्ट करना, जैसे आपने किया, उन्होंने किया ना इमोशनल मैनेजमेंट। सही किया उसके, और कोई और कोई रास्ता नहीं था। तो आज की हमारी बीमारी है थायराइड, हाइपोथायराइड नाम की बीमारी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाइपोथायराइड एक हार्मोनल इशू है, और हमारे शरीर में थायराइड नामक हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। और इस हार्मोन का ऐसा रोल है कि ये शरीर के इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म्स को कंट्रोल करता है, ये हमारे मूड, व्यवहार को नियंत्रित करता है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। इतने सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला ये हार्मोन अगर कम हो जाए आपके शरीर में, तो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, शरीर का वजन बढ़ता जाएगा, कम खाओगे फिर भी शरीर फूला फूला रहेगा, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित रहेगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि यही पैटर्न होने वाला है। अगर फीमेल्स हैं तो उनके मेंसेस साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कभी 28 डेज में आएंगे, कभी हो सकता है एलोंगेट हो गए 30-40 डेज में हो जाए, कभी 16-18-20 दिन में भी आ जाए। और धीरे धीरे यही पीसीओडी का कारण भी बनेगा, जो फर्दर और हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा। मतलब एक हार्मोन क्या करके फर्दर हार्मोन चेंजेस पैदा करने में सक्षम है। प्लस ये आपको चिड़चिड़ा बना देगा,
गुस्सैल बना देगा, इरिटेबल बना देगा, बात बात पे आपको नाराजगी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसको ढूंढ के मारूं। तो ऐसी बीमारी का कारण है स्ट्रेस। सर इसीलिए एवरेज जो बढ़ रहा है लोगों में वो यही है, जेंट्स बस ये हाइपोथायराइड हाइपो नहीं होता, नहीं लेडीज होता में है, हो रहा, जेंट्स नहीं में भी होता है। एवरेज कम हो रहा है सर। अभी तो मेरे पास ऐसे योगा टीचर्स आ रहे हैं कुछ लोग जिनको टीएसएच उनका हाई है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास, उनका योगा टीचर्स हैं वो, होम विजिट पे योगा कराते हैं, बट दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, अनअवॉइडेबल। उनका भी ज्यादा एज नहीं है, कम एज की गर्ल्स है। नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बॉयज एंड गर्ल्स ऐसा सिनेरियो नहीं लिया है इसमें। फीमेल्स में होता है बट मेल्स में भी इक्वली अफेक्ट होता है। ये बीमारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स में होती है। अब इस सिनेरियो में होता यह है कि आपका ब्रेन में इम्बैलेंस जो पैदा होता है, तो आपके ब्रेन के जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच बातचीत ठीक से नहीं हो पाती। दोनों के आपस में अनबन हो जाती है और इन दोनों की अनबन में पिसता है बच्चा, मतलब थायराइड ग्लैंड। ये दोनों ऊपर बैठ करके मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो बच्चा जो है वो बेचारा परेशान है, वो अपना हार्मोन नहीं बना पा रहा है। वैसे ही होता है ना, माँ बाप की लड़ाई में कौन पिसता है। तो बस ऐसे ही हो रहा है थायराइड नाम के प्रॉब्लम में। हाइपो क्या बोले सर, पिट्यूटरी और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। तो ऐसे में थायराइड से दो हार्मोन बनते हैं, T3 और T4। ठीक, और T3 T4 को रेगुलेट करता है TSH नाम का हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है प्रोसेस। तो TSH का हाई होना इस बात का प्रतीक है कि हमारा हमारे शरीर में हार्मोन्स कम है, या हो सकता है हमारे शरीर में हार्मोन नॉर्मल हो फिर भी TSH हाई हो। तो ये इम्बैलेंस बता रहा है। देखिए TSH T3 T4 जब कम होंगे, T3 T4 जब कम होंगे तभी TSH का सिक्रीशन होना चाहिए, क्योंकि TSH क्या करेगा, वो थायराइड को बोलेगा कि हार्मोन बना। जब T3 T4 नॉर्मल है फिर TSH क्यों सिक्रीट हो रहा है? और जो वो सब जो तो ये तो माल फंक्शनिंग ऑफ सेंसिंग है ना। अभी स्विच चालू किया तो लाइट हो रही है चालू, अब स्विच चालू नहीं किया फिर भी लाइट चालू हो गई, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो शॉर्ट सर्किट है या कनेक्शन हो गया। अभी गाना चालू नहीं किया पर फिर भी गाना बज रहा है, तो फिर तो डर लगने लगेगा। अभी विंडो खोला नहीं और अपने आप खुल गया। तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, कनेक्टिविटी इशू है यहाँ। और सारा प्रॉब्लम ये TSH ही कर TSH कोई प्रॉब्लम, बेचारा ये तो बहुत ही भोला भाला व्यक्ति है ये TSH। ये तो वो दो लोग जो ऊपर बैठ के आप जो तनाव उसको दे रहे हो, दोनों के बीच जो अनबन चल रही है उसके कारण इसको प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं कैसे इस थायराइड भैया को ठीक करूं? तो अब एलोपैथी चिकित्सा में इसका इलाज क्या होगा कि उनको पता है TSH को कम करने का एक ही तरीका है कि TSH T3 T4 हार्मोन और बढ़ा दो। तो T3 T4 की हार्मोन की दवाइयां दी जाती है, एल्ट्रोक्सिन, थायरॉक्स 25 mg, 50 75, हाँ 75 100 125 150 160 175 ऐसे डोसेज में वो चलती है। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा हार्मोन बनने के कारण से TSH का सिक्रीशन बंद करना पड़ेगा, वो एक अफेक्ट वाइज वो बंद करता है। तो इसलिए बाहर से डॉक्टर्स हार्मोन्स देते हैं। बट ये बाहर से हार्मोन जब थायराइड भैया के पास आने लगता है, अभी थायराइड को रोज एग्जाम लिखना है, ठीक, तो वो एग्जाम लिखता है तो तैयारी करता है, प्रोसेसिंग करता है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता है। अब उसको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम तो ये लिख देंगे, तो फिर मैं क्या करने वाला हूँ? मैं बस बैठा हुआ हूँ, लिख लेना एग्जाम टाइम से ले, सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट। अब मैं हो गया मस्त। तो मैंने
थायराइड ने बनाना कर दिया कम और डिपेंडेंसी आ गई, तो धीरे धीरे उसकी फंक्शनिंग और डिटोरिएट हो जाए। अब जिस चीज का उपयोग नहीं करेंगे, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे बैग हो, चाहे मोबाइल हो, आप अपने बहुत ही महंगे से मोबाइल को 2 महीने के लिए उपयोग मत करो, बड़े बड़े भी बैटरी खराब हो जाएगी उससे। तो चार्ज ही नहीं होगी तो वो डिटोरिएट हो जाएगी, उसकी बैटरी क्या हो जाने वाली है, डिटोरिएट होने वाली। फिर आप उसको रीयूज करना स्टार्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम। क्या करते हैं, जब तक मोबाइल खरीदा नहीं जाता तब तक उसमें कीप लगे होते हैं। पहली बार स्टार्ट करने के प्रोसेस के पहले वहां पर एक कॉशन दिया रहता है कि अब बैटरी की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बना के डाला होता है कि अब बैटरी विल चार्ज रेगुलरली। तो जैसे ही आप खरीदते हो, पहली बार ऑन करते हो, तो वो सारा आप देखो ना सिस्टम होता है, उस सिस्टम में वो प्रोसेस होती है जो बैटरी को ऑन करती है। क्योंकि बेसिक चेकिंग करने के बाद वो उसको छोड़ देते हैं, उसको एक लॉक पोजीशन में। जैसे मान लीजिए सपोज एसी है, इस एसी को मेरे को ट्रांसफर करना है इस कमरे से दूसरे कमरे में, तो वैसे नहीं हो सकती। सबसे पहले वो पूरे गैस को वापस कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट नहीं किया, गैस ऐसे ही उठाया, पाना नट खोला, इधर को खोला उधर लगा दिया, उधर खोला उधर खोल दिया, तो गैस पूरे लीकेज हो जाएगी। पहले वो पूरे एसी को चलाएंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, पूरी गैस को रिवर्ट करेंगे, और पूरी गैस रिवर्ट करने के बाद उसको बंद कर देंगे, स्टोर करेंगे, और उसके बाद फिर उसको चेंज करेंगे। प्रोसेस हुई ना सारी चीजें हमारी बॉडी में। थायराइड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल रोल प्ले कर रहा है। T3 T4 एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो हमारा जो इलाज है वो क्या होना चाहिए? जब प्रॉब्लम ही साइकोलॉजिकल लेवल पे है, मेडिसिन बाहर से खाने से भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, शरीर जो है वो धीरे धीरे फंक्शनल नहीं होता जा रहा है, मतलब उसके काम वो, तो फिर तो वो व्यक्ति में हमेशा प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। उसका वेट भी बढ़ा हुआ रहेगा, बोलेंगे थायराइड वाला है, कम खाता है, फिर भी उसको प्रॉब्लम है। ऐसे में उसका मूल इलाज तो स्ट्रेस मैनेजमेंट ही होगा ना। विदाउट हैंडलिंग द स्ट्रेस कैन थायराइड बी ट्रीटेड? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी। तो यस, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जो थायराइड था उनको, एंड योगा करके उन्होंने अपने आप को नॉर्मल रखा हुआ है। डायग्नोस हुआ था, फिर योगा करके उन्होंने दे हैव केप्ट एमजी धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर उसको टैपर करके बंद कर देते हैं। पर वो मेडिसिन नहीं लेते थे, मेडिसिन नहीं कुछ भी नहीं। इजीली डिटेक्टेबल रहता है ना, तो ब्लड टेस्ट के हाँ, ये तो तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा बहुत सी जगह मैंने पढ़ा है कि कई लोगों का सिम्टम्स आ रहे थे लेकिन उनको डिटेक्ट नहीं हो रहा है। ये सही नहीं ऐसा नहीं, TSH अगर हाई होगा तो पता चल जाएगा, बहुत इजी है। तो सर मतलब थायरॉक्सिन थायरानॉम जो भी खाते रहो और इधर मेडिटेशन प्राणायाम योगा और इस पर फोकस ज्यादा करो, धीरे धीरे हम इधर कम होता जाएगा, तो समझ जाओ कि चीजें ठीक हो। मेजर इमोशनल लाइफ चेंजेस के बाद थायराइड आने के चांसेस हो सकते हैं, और हर कोई ना, तो हमारे तीसरे चौथे आदमी को थायराइड हो रहा है, तो वो क्या स्ट्रेस ये कर समय ऐसा इसलिए हो सकता है? नहीं तो स्ट्रेस तो हम सबको है ही ना। तो फिर मैं अपनी समस्याओं से जूझ रहा हूँ, आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हो, तो रिलीज नहीं होता होगा इस टाइम को। आज सबका बिगड़ा हुआ है तो वो देगा ही देगा। हाँ, और लाइफस्टाइल के बिगड़ने से वो सोने पे सुहागा वाला एक्शन हो रहा है। हाँ, लाइफस्टाइल के पहले ही गड़बड़ है तो वो सोने पे सुहागा वाला एक्शन क्रिएट कर रहा है। किसी भी फॉर्म में बाहर आ रहा है। हाँ, तो फिर वो किसी भी तो सर प्रेगनेंसी के जस्ट बाद किसी को थायराइड हुआ, मतलब वो भी वो स्ट्रेस से गुजरी और उसके बाद हो सकता है उसके घर में ऐसे माहौल रहे हो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको स्ट्रेसफुल रहा हो, फुल प्रेगनेंसी में उसको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ा। ठीक है। The major line of treatment will be, number one, anyone with a thyroid problem, when comes to us, it will be very difficult to reduce their meal patterns. कि हम उनको बोलेंगे ना कम खा लो, सलाद खा लो, फल खा लो, तो उससे उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, उससे उनके शरीर को
सर वो कितना भी खा ले उनको भूख लगती रहती है। वो आके गरम हो गए बाकी खाली हो इस चल से नहीं ग्लासेस भी नहीं लाई अच्छा। भूख दिन भर लगते रहती है। तो भूख बहुत लगती है उनको क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है उनका। तो ऐसे में उनको सिर्फ कच्चे फल अनाज इस पे रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए उनको हम लोग पहले सजेस्ट करते हैं कि आओ हमारे द्वारे हमारे आंगन में आइए, हम आपको मिट्टी पट्टी लगाएंगे, हम आपको पेट साफ करवाएंगे और फिर हम आपके भोजन शैली पर धीरे धीरे शुरुआत में 2 से 3 बार ही उनको खिलाएंगे और फिर 3 बार को रिड्यूस करते करते अपने सिस्टम पे लाएंगे तो सही अपने सिस्टम पे, तुरंत नहीं लाएंगे, पहले दिन ही नहीं लाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें अब प्राकृतिक चिकित्सा में क्या करना है, तो हमें क्या उपचार करना चाहिए थायराइड के रोगी के लिए। उसके सारे सिम्टम्स हैं, क्या सिम्टम है, उसका मेंस्ट्रुअल इश्यूज है तो कटी स्नान उसके लिए बेहतर है। उसके गले पे हम मिट्टी पट्टी रख सकते हैं, माथे पे मिट्टी पट्टी रख सकते हैं, गले की लपेट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको सिर्फ अपने ऑर्गन को अवेयरनेस में लाना है। जब कोई प्रॉब्लम हो तो हमें अपने आप को क्या करना है, सिर्फ अवेयरनेस में लाना है। हमारा माइंड उस दिशा में सोच करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। अभी इस पेपर में एक कहानी बता रहे थे, एक सेठ जी को गले एक सेठ जी को रात में नींद नहीं आ रही थी। रात को 1:30-2 बजे टहल रहे थे, टहलते टहलते गाड़ी उठाई निकल गए तो सब तो बंद था। देखा बाहर एक मंदिर था, लाइट दिखी तो बोले वहां चले जाता हूँ। वहां गए तो एक आदमी वहां बैठ करके रो रहा था। तो बोले क्यों रो रहे हो भाई, तो बोले यार मेरी पत्नी यहाँ एडमिट है और बोले मेरे पास उपचार के लिए पैसे नहीं है, भगवान से प्रार्थना करने आया हूँ कि कुछ वो कर दो, मेरी मदद कर दो कुछ। तो सेठ जी बोले देखो अभी मेरे जेब में या गाड़ी में जितने भी पैसे होंगे मैं दे देता हूँ, इससे आपका काम बन जाएगा, चर्च कर लो पूरा। क्योंकि रात को 2 बजे कौन आदमी ऐसा वैसा आएगा। तो उन्होंने उसको दे दिया। बोला एक कार्ड मेरा रख लो, इस कार्ड को रख लो, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझसे संपर्क कर लेना। बोले नहीं मैंने भगवान का विजिटिंग कार्ड रख लिया है। बोले यहाँ आता हूँ तो जहाँ यहाँ पर सब आ जाते हैं। बोले यहाँ आया तो रात में 2 बजे भगवान ने किसी को आपको जैसे सेठ को यहाँ भेज दिया, आपको क्यों नींद नहीं आई, आप क्यों बेचैन हुए। कभी कभी होता है ना। इसलिए उस घटना से ये समझ में आता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं है, बट भगवान कोई ना कोई माध्यम बना रहा होता है हमें लाइफ में एक्शंस करवाने के लिए। तो डाइट चेंज किया, ट्रीटमेंट में पट्टी लगाई, माथे में गले में पेट की सफाई किया और फिर वो सारे उपचार जो नेचुरोपैथी में है वो हम सरलता से कर सकते हैं। एनिमा 3 से 7 दिन तक करें। 3 से 7 दिन के बाद एनिमा हमेशा रिक्वायरमेंट के बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम उनको फास्टिंग पे रख रहे हैं तो हम उनको एनिमा दे सकते हैं। 7 दिन के बाद अगर वो एनिमा नहीं भी लेना चाहें, कई बार वो बोलेंगे कि अब हमारा पेट एकदम सुबह उठते ही फट से साफ हो रहा है, तो फिर एनिमा की जरूरत नहीं है, हम उनको एनिमा बंद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आहार में परिवर्तन लाने के लिए कुछ चीजों का ध्यान उनको बताना पड़ेगा कि हमें टी, कॉफी, कैश्यू नट्स, ग्राउंड नट्स, गोभी ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, आलू, इन सब चीजों को तत्कालिक प्रभाव से बंद करना पड़ेगा। तो थायराइड में इन सब्जियों इन चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। इससे कई लोग पालक भी बोलते हैं, बट मैं नहीं मानता उस चीज को। पालक में कुछ ऐसे होते हैं अंश जो थायराइड वालों को नहीं खाने चाहिए, बट वंस अगेन कुछ डॉक्यूमेंटेड स्टडी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं किया जाता। सर आयोडीन का क्या रोल है इसमें फिर? ये जो आयोडीन वो फैक्टर अलग है, वो कंडीशन है, वो अलग चीज है। थायराइड और घोंगा घेंगा जो है उसका कोई वो अलग चीज है। बिकॉज ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है, पर उनकी बॉडी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है थायराइड वालों को, तो उनको नमक खाना पड़ता है। हर थायराइड वालों के साथ कहानी है कि उनका ब्लड प्रेशर हो जाएगा लो और तुरंत उनको नमक से बनी नहीं कोई चीज खाना पड़ेगा, तभी ठीक लगता है। उनका बीपी हमेशा लो रहेगा, ऑन द लोअर एंड पे रहेगा।
ठीक है। नमक वाली कोई चीज नहीं खाते हैं। हाँ, अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है। बेचैनी लगेगी। हम्म। कई के बार ऐसा लगता है किसी के घर गए हो तो जल्दी दे दो भाई थोड़ा सा। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं जिनके भूख पे कंट्रोल नहीं होता है इनको। आ गए तो खिला दो आप, जो सामने है, नहीं तो उस पर अटैक करके खा जाएगा। हाँ। अब कंट्रोल नहीं है, खाली लगने तक का वेट नहीं है। हम आए तो खाने में बैठ गए तो अब तो दे दो आप, ऐसी स्थिति हो सकती है। और वही वेट बढ़ाते जा रहे हैं। और वो वेट बढ़ाएगा क्योंकि सामने में जो आया, हाँ। अब तुरंत तो डब्बे वाली चीजें ही खुलेंगी ना, तो डब्बे में तो फिर ऐसे मुस्कुराते हुए ऐसा पपड़ी बाहर आएगा। ठीक। अब मुझे बिस्किट दिखेगी तो बिस्किट ही खा लूंगा, राइट। तो मुख्य समस्या लाइफस्टाइल का ही है, करेक्शन लाइफस्टाइल पे ही होना चाहिए। नेचुरोपैथी का सारा इलाज उपयोगी है उनके लिए, कोई स्पेसिफिक इलाज करने की जरूरत नहीं है हमें। हमें सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रोगों का उपचार तो पहले दिन ही समझा दिया था कि रोगों का कारण एक और निवारण एक। सिद्धांत तो यही है, यूनिटी ऑफ डिसीज यूनिटी ऑफ क्योर। तो अब हमने सारे शरीर की सफाई करा, सफाई कर लिया, जीवन शैली में सुधार करवाया, नियमित योग से जोड़ दिया, मन शांत रहने लगा, तो अंदर जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की अनबन थी वो रिड्यूस हो गई, तो चीजें बेहतर हो गई। ठीक। अब आते हैं तीसरी बीमारी पर जिसका नाम है मधुमेह, डायबिटीज। हाइपोथायराइड बता दूंगा उसके बारे में। नहीं, हाइपोथायराइड अलग होता है। हाइपोथायराइड में ठीक उल्टा होता है, ये हाइपोथायराइड वालों को ही हो जाता है कभी कभी। ये हाइपोथायराइड का उल्टा है। इसमें क्या होता है, हमारा T3 T4 हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हद से ज्यादा हो जाते हैं। हद से ज्यादा जब हो जाते हैं तो ये शरीर को तोड़ देते हैं, कमजोर कर देते हैं, शरीर का ज्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं, शरीर की किसी चीज को स्टोर नहीं होने देते, तो ऐसे व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमेशा वजन कम होने लगेगा, व्यक्ति सिकुड़ जाएगा, उसकी आंखें से चौड़ी चौड़ी सी हो जाएंगी, अलग से गोल गोल आंखें एक्सो दिखाई, उनकी आंखें दिखाई देंगी, तो वो हाइपरथायराइड, हाँ बाहर निकले, तो आप डर जाओगे एकदम दुबले दिखते और दुबले बहुत हो जाएंगे, वो सिकुड़ कितना भी जाएंगे। तो नहीं होता। वो हाइपरथायराइड। इलाज तो उसका भी वही है, क्योंकि वो भी एक्सेस स्ट्रेस में जाकर के उनका थायराइड जो है ना, किसी ने बटन चालू कर दिया है और वो ऑफ होना करना भूल गया। मेरे सर फ्रेंड को है, मेरे फ्रेंड है उसको, तो उसको भूख बहुत लगती है, मतलब वो बहुत पतली दुबली सी है, खाने जाती है, लेकिन उसका आधे घंटे बाद अगर मिले तो फिर खा लेती है और उतना ही पूरा कंप्लीट करके खाती है। ऐसे हम लोग नहीं खा पाते हैं। नहीं तो उनका बटन चालू है वो भी लाइफ स्टाइल से हाइपो वाले के साथ में भी आप बोल रहे हो उनको भूख बहुत लगती है। माना लगती है, पर इनके केस में खाने के बाद भी हाइपो वाला अगर ज्यादा खा लिया तो वैसे ही मोटा होने वाला है। हाँ। ये भैया कितना भी खा ले पत्ते ही रहेगा। तो आपको बताइए कौन सा पसंद आ रहा है। फर्स्ट केस के केस ही ज्यादा है। हाँ। और फर्स्ट के केस ही सेकंड में कन्वर्ट होते हैं, आपको ये भी बता दूं। हाइपो वाले हाइपो में डायरी ले आओ, लिख देता हूँ। तो सर कन्वर्ट होने का कारण मेडिसिन। मेडिसिन, ये जो कई कई सालों तक पैरानॉल और ये सब खाते रहते हैं तो सर फिर अगर वो मोटे हुए तो पतले नहीं लग जाते। अरे सिकुड़ जाएंगे बिल्कुल साफ। सब तरफ मरना है, मतलब इधर में इधर दवाई नहीं खानी। और जैसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड वालों के पास जा रहे हो तो जिंदगी में थायरानॉल का बस खाली 25, 70, 100 करते रहेंगे, बंद नहीं होने देंगे। और जैसे बोलो कि बैलेंस है सर, तो बोलते हैं ये दवाई खा रहे हैं इसलिए बैलेंस है। हाँ योग करो, मेडिटेशन करो। ठीक है। हाँ सर, शुगर और थायराइड को ना जैसे आम बीमारी है, हाँ उसको बीमारी में डॉक्टर्स भी सर अगर डायग्नोस करते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं शुगर ही है, आम है कुछ नहीं।
जैसे मैं नहीं खाई थी जब मेरा प्रोलैक्टिन इशू हुआ था तब मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी। मैं 6 मंथ की मेडिसिन की वीकली वंस थायराइड की नहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मतलब वो बहुत ज्यादा आया और वो यूजुअली लैक्टेटेड मदर्स को होता है तो मेरे साथ वो केस था नहीं मुझे सर में स्ट्रेस डिप्रेशन और उसके कारण तो सर ने बोला था कि दवाई मत खाओ अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो मैंने वाकई में दवाई नहीं ली और आफ्टर 9 मंथ्स में जब दोबारा टेस्ट करवाया था तो वो कम हो गया ऐसा हुआ था। मेरे को 100 mg देते हैं सर थायराइड का। आप मुझसे मिले मैं आपका 75 करके 50 करके 25 हाँ ना वही 12.5 6.75 3.25 पे लाऊं। 150 दे रही हूँ। तो डायबिटीज जो है आप लोग एक ही जानते हो होते दो प्रकार के हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस MELLITUS मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस INSIPUDUS इंसिपिडस PEDUS इंसिपिडस और पहले क्या बताए MELLI TUS। आप जिस संसार में जिस डायबिटीज की बात होती है वो डायबिटीज मेलिटस है और डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो बहुत रेयर होता है। ये एक तरह का जो हमारे शरीर में किडनी पर असर करने वाला एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो उसके कमी के कारण से ये होता है या उसके ज्यादा हो जाने के कारण से ये बदलाव होती है। उसमें हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग आते हैं डायबिटीज पे। डायबिटीज बेसिकली एक लाइफस्टाइल इशू है और ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में टाइप 1 को नाम दिया गया है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस IDDM और टाइप 2 को नाम दिया गया है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 का ही बोल रहा हूँ, टाइप 2 इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट। टाइप 1 इज IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टाइप 1 जो है वो कम एज में हो जाता है, इसमें हमारे जो पैनक्रियाज होता है वो सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहा होता है, इस जो बच्चों को हो जाता है। हाँ बाय बाय बर्थ भी रहता है, कई बार 8-10 साल 15 साल की उम्र में पहचान में आता है, जरूरी नहीं है कि तुरंत बर्थ के बाद समझ में आ जाए। और जो डायबिटीज टाइप 2 है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, पूरी तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जहां आदमी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है पर इसका मेजर कारण भी तनाव है। तनाव के कारण से हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना है। जब भी कोई तनाव होगा आपके शरीर में तो हार्मोन्स हमेशा इम्बैलेंस हो जाएंगे। डायबिटीज के 3 प्रमुख सिम्टम्स हैं। सर एक डायबिटीज ऐसे ही बोलते हैं ना जो हैबिट की रहती है कि हैबिट की हाँ यही वाली। हाँ जैसे अगर हमारे वही IDDM है, IDDM है तो वो हम लोग कितना भी वो कर लें हमारे को आएगी। बैलेंस रहेगी ना, इतनी नहीं बढ़ेगी। अगर योगा प्राणायाम वगैरह सब करते रहेंगे। अच्छा सर ये जो ये भी बोलते हैं कि जैसे थायराइड होता है जिनको तो उनको शुगर पाउडर लाइन रहता है और उनको भी शुगर हो जाते हैं, ये भी होता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस के कारण से होता है ना। मैं तो कोई कपास तेल का चिंता नहीं मुझे, इसके बाद मेरे को 100 mg को कम कराना, मैं तो जानती मैं रोज एग्जाम देने में आऊंगी लेकिन मेरे को ये अगर एग्जाम से भी ज्यादा अचीवमेंट रहेगा ये मेरे लिए। तो जैसे मनीष का अपनी हिस्ट्री है शुगर की, इसके 7 चाचा लोग हैं, 7 लोग हैं, बुआ है बुआ को भी है, तो ये मनीष में भी आने का रहेगा।
ये स्ट्रेस लेते होंगे, लेते हैं? आ सकता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आ सकता हाँ, लाइफ से तो बहुत डिसऑर्डर है, पूरा ऑर्डर ही ऑर्डर खराब है। तो आ सकता है, लेट डायग्नोस होगा। तो हमें टाइप 1 में तो बहुत ज्यादा हमारी गुंजाइश नहीं है कुछ करने की, टाइप 1 होता भी कम है, रेयर होता है, तो उसमें तो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई, पर हाँ लाइफस्टाइल उनको अच्छी रखनी पड़ेगी, तो वो उसमें हम उनको सहयोग कर सकते हैं, नेचुरोपैथी भी होगा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज टाइप एनीवे लाइफस्टाइल तो उनको वैसे भी अच्छी रखनी पड़ेगी ना। टाइप 2 में हमारा रोल है, बिकॉज टाइप 2 लाइफस्टाइल के डिस्टर्बेंस के कारण से, लैक ऑफ एक्सरसाइज एक मेजर फैक्टर है, ओबेसिटी एक मेजर फैक्टर है, स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर है, जिसके कारण से आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। इसके सिम्टम्स है भूख लगना, प्यास ज्यादा लगना और यूरिन ज्यादा होना। और ये यूरिन ज्यादा होने का मतलब रात में यूरिन ज्यादा होना, दिन वाला यूरिन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर रात में आप 3-4 बार उठ रहे हो यूरिन करने के लिए तो वही डायबिटीज की निशानी है। दिन में अब कोई आदमी को दिन में 5-6-8 बार यूरिन हो गया तो उसे डायबिटीज हो गया क्या? तो बेचारा स्ट्रेस में आ जाएगा। ऐसा होता है कि कई लोगों को हाई शुगर है, कई लोग पता नहीं। हाँ पता नहीं, सेंसेशन लेस, मैं बताऊंगा अभी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम का कारण ये होता है कि यूरिन में शुगर बढ़ती है ना, आपका ब्लड तो छलने जाता ही है, ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो ब्लड में शुगर ज्यादा है तो जब वो किडनी में जाता है तो एक नॉर्मल लेवल के ऊपर 180 मिलीग्राम का थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर वो शुगर यूरिन में आ जाता है। तो यूरिन में जैसे ही शुगर आता है वो पानी को बहुत तेजी से खींचता है, तो पानी को बहुत तेजी से जब वो खींचता है तो शरीर में पानी का डेफिसिट होता है, तो उसके कारण से यूरिनेशन बढ़ गई और प्यास ज्यादा लगने लगती है, तो प्यास बढ़ जाती है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। और भूख इसलिए लगती है क्योंकि शुगर ब्लड में तो रहता है पर सेल के अंदर नहीं जा पाता। ब्लड में खाया आपने खाना तो वो रहता है बट सेल को नहीं मिल पाता। मतलब ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसा हो सकता है जो गवर्नमेंट बनाती तो है बट आम आदमी तक बस डायबिटीज वही है। तभी सर शुगर वाले एकदम थोड़े दिन में से डिहाइड्रेटेड स्किन, मसल्स बिल्कुल बाहर निकल जाएगा ऐसे दिखते हैं। तो इसलिए इसका जो मुख्य इलाज है उसका मुख्य इलाज आप ये समझ लीजिए कि लाइफस्टाइल करेक्शन है। बट हम नेचुरोपैथी में, मेरे पास अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति आता है तो आपको विश्वास दिला दूं कि अगर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका ब्लड शुगर लेवल वैसे ही नॉर्मल आ जाएगा, दवाई की जरूरत कम पड़ेगी। जितने दिन नेचुरोपैथी चलेगा उसका शुगर लेवल लो ही रहेगा, उसको दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने से ही उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो एक तो ट्रीटमेंट लेने से शुगर लेवल नॉर्मल से रहेंगे। और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो स्वागत करें उनका पहले दिन मिट्टी पट्टी और एनिमा से, उसके साथ में उनको पेट लपेट गर्म पैर स्नान दें, क्योंकि एनिमा के बाद पहले दिन पेट में थोड़ा सा फूलने का शिकायत हो सकता है, तो गर्म पैर स्नान उसमें हेल्प करेगा। अगले दिन उनका स्वागत करें ठंडा कटी स्नान के साथ, मिट्टी पट्टी एनिमा ठंडा कटी स्नान और स्टीम बाथ के साथ। तीसरे दिन उनको आप मालिश दे दें, मिट्टी पट्टी एनिमा मालिश कर दें। चौथे दिन आप उनको GH पैक दे दें जो कि डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है। गैस्ट्रोहेपेटिक पैक एनिमा स्टीम दे सकते हैं। पांचवें दिन आप फुल वाटर इमर्शन दे सकते हैं। जो इमर्शन टब होते हैं, बाथ टब होते हैं, उसमें लेटा करके पूरे बॉडी का घर्षण कर सकते हैं, तो उससे उनका ब्लड शुगर लेवल लो होने में मदद मिलेगी। उनको आप धूप स्नान दे सकते हैं, उससे भी उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। मालिश से भी उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगा। और ऑफ कोर्स डाइट के कंट्रोल से तो वो आने वाला है, क्योंकि आप शुगर बनेगा कहाँ से? दो ही तरीके से बन सकता है, एक तो बाहर से आ सकता है और एक अंदर शरीर खुद बना सकता है। दोनों ही प्रोसेस में शुगर एक निश्चित लेवल तक ही बनेगा। तो डाइट में क्या नहीं खाना चाहिए उनको? शुगर के पेशेंट्स को नॉर्मली जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उनको ज्यादा जूसेस नहीं पीना चाहिए। फ्रूट जूसेस उनके लिए अलाउड नहीं है। उनके लिए कॉम्प्लेक्स चीजें खाने की जरूरत है। मतलब वो ऑरेंज जूस की बजाय ऑरेंज खा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल जूस की बजाय एप्पल खा ले तो दिक्कत नहीं है, बट
उनको सारे फ्रूट्स खाने से भी उनका शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो उनको एक बार में ज्यादा नहीं खाना है। सपोज एप्पल खाने से भी उनका ग्लूकोज लेवल हाई हो सकता है, तो उनको एक बार में एक ही एप्पल खाना है, साइज बड़ा है तो, और बहुत बड़ा साइज है तो आधा एप्पल ही खाना है। केले जैसे फ्रूट में जिसमें ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है, ऐसे फलों को नहीं खाना है। आम, चीकू और ऐसे जो फल जिसमें बहुत तुरंत शुगर सिक्रीट होता है खाते ही, उन चीजों को अवॉइड करना। स्वीट्स क्योंकि तुरंत शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, पर ऐसा कुछ खा लिए तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए चल रहा है, खा लेते हैं लोग, डायबिटीज पता है फिर भी खा लेते तो जो बहुत टाइम तक डायबिटीज की मेडिसिन खाते हैं वो एंड में डायलिसिस पे आ ही जाते हैं। हैं। हाँ, अभी कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा। तो इस तरह से मैं उनकी नेचुरोपैथी में स्वागत करके उनकी जीवन शैली, भोजन शैली को नॉर्मल लाने की कोशिश करूंगा। उनको समझाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार खाना है। आप सैलेड, स्प्राउट्स, फाइबर भी खाइए, इससे आपका शुगर लेवल हाई नहीं होगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा शुगर नहीं होते। तो शुगर ही नहीं होंगे तो आपका सुबह अच्छा रहेगा। फिर जब आप लंच करते हो और डिनर करते हो, उस समय आप शुगर की उस समय आप अच्छे से खा लो। उतना खाओगे तो धीरे धीरे बॉडी अपना काम कर लेगा। बट इन लोगों को छोटी छोटी मील्स खाने के लिए बोलता है, पर बोलता है ना, एक को बचाएंगे तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। छोटी छोटी मील खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, और एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी तो फिर एंटा एसिड शुरू होगा। फिर एंटा एसिड शुरू होगा तो एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो भूख नहीं लगेगी। अब डायबिटीज व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है, अब उसको तो भूख लगनी चाहिए। अब उसकी दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि उसको भूख नहीं लग रही है। तो वो क्या होता है ना, एक का प्रहार दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे का प्रहार तीसरे को नुकसान पहुंचाता है, और इंटरकनेक्ट करते करते दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। आगे चल के उनको फर्दर एक और तीसरी बीमारी निकल के बाहर आती है। तो ये साइकिल नंबर, क्या करोगे? दूसरा क्या करोगे मतलब जागरूक करोगे। पेशेंट क्या बोलता है, ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तो मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। एक फर्क ये पड़ता है कि जिस दिन वो व्यक्ति डायबिटीज की मेडिसिन खाना शुरू कर देता है, उस दिन वो निश्चित हो जाता है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। खाने में मैं जूस भी पी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके मन में ये भावना आ जाती है कि मेरे पास सुरक्षा कवच है, इस सुरक्षा कवच से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लाइफस्टाइल पे वो ध्यान देना उतना जरूरी नहीं मानता। तो जैसे ही दवाई जो व्यक्ति खाता है वो लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करता, तो उसकी डायबिटीज की जो दवाई है वो नहीं बंद हो सकने वाली दवाई बनने वाली है। अब जो व्यक्ति सालों तक डायबिटीज की दवाई खा रहा है, तो फिर भी उसका शुगर लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो शुगर लेवल हाई रहने वाला है। तो शुगर लेवल जब हाई रहेगा तो 3 कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जब शुगर ज्यादा रहेगा तो ये डिपॉजिट होगा। तो ये कहाँ डिपॉजिट होगा? ये आपकी आंखों में डिपॉजिट होगा, ये आपकी नर्व्स में डिपॉजिट होगा, और तीसरा ये आपकी किडनी में डिपॉजिट होगा। तो ये तीनों जगह पे जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो ये तीनों अंग खराब हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो डायबिटीज होने के कारण से आंखों में धुंधलापन रह जाएगा। दूसरा, नसों में जमने के कारण से नसों का सेंसेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे लोग चलते चलते अगर उनके पैर से चप्पल निकल जाए तो उनको पता भी नहीं चलेगा। वो थोड़ी देर बाद जब उनके पैर से खून बह रहा है तो बोले तो आपके पैर से खून बह रहा है और एक पैर में चप्पल पहने हो, दूसरे में दिख नहीं रही है। बोले अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था। कभी एक्सट्रीम केस में नहीं होता ही। जैसे डायबिटीज वाला को बोलते हैं कि अगर तू घाव भी लग गया तो सूखता नहीं है जल्दी से। वो तो शुगर जब तक हाई रहेगा, घाव सुखाने के लिए डॉक्टर हमेशा शुगर बंद करने बोलेगा। अगर घाव सुखाना है तो शुगर आपको बंद करनी पड़ेगी, मीठी चीजें खानी बंद करनी पड़ेगी, कोई भी वूंड हीलिंग करना है तो और किडनी में जम गया तो फिर किडनी काम करना बंद कर देगा। तो किडनी काम नहीं करेगा तो फिर तो आप तो दुनिया में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि यही वो ऑर्गन है जो हर 1 मिनट में 1 लीटर खून छानता है। हर 1 मिनट में 1 लीटर खून छानने वाला ऑर्गन अगर खराब हो गया तो यूरिन जो पूरा ब्लड है उसमें शुगर के अलावा अब गंदगी भी रहने वाली है, और वही गंदगी आपके ब्रेन में जाएगी। ब्रेन में जिस दिन गंदगी बढ़ते चले जाएगी उस दिन आपको कीटो एसिडोसिस नाम की कंडीशन होगी, और वो व्यक्ति कोमा में चला जाएगा। बढ़ना शुरू हुआ फिर वो सब सिस्टम गोल हो जाता है।
फिर वो कोमा में चला जाएगा। तो ये है जीवन में डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन। तो और वन फाइन डे उनको पता चलेगा कि उनको विद्या हॉस्पिटल में जाना है। डायबिटीज हो गया तो विद्या हॉस्पिटल के दर्शन, वो भी मंदिर ही है फिर। पूरा चला जाता है। और एक बार डायलिसिस शुरू हो जाने के बाद तो फिर मक्का मदीना सब एक ही है, सब आप यहीं हज कर लो। पर डे पर बस वीक का फिर खर्चा बढ़ जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो डायलिसिस भी आप नहीं करवा सकते, तो फिर अब आपको किडनी बदलने की बारी आती। चलो कोई अब ट्रांसप्लांट, कोई डोनर मिल जाता था, फिर किडनी बदलती है, किडनी बदलती है, उसके अपने अपने प्रॉब्लम्स है। तो कुल मिलाकर के मधुमेह को जड़ पे ही स्टार्ट ठीक कर लिया जाए। जैसे हमने उन सज्जन का ठीक किया था जिसके कुछ दिन पहले हमने वीडियो शेयर किया था, जिनका HbA1c 11 था। हाँ, और जिन्होंने वजन भी कम किया, लाइफस्टाइल को ठीक किया, खाने को ठीक किया, रात में 7 बजे बाद खाना खाते ही नहीं है। तो लाइफस्टाइल ठीक करने से उनका सब कुछ ठीक हो गया। उनको डॉक्टर ने कह दिया था कि आप दवाइयों के बाद भी आपका शुगर नॉर्मल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मुझसे उन्होंने कहा था, मैंने कहा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मैं जो कर सकता हूँ वो करके देखो आप। अगर उसके बाद आपका शुगर नॉर्मल आ जाए तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं बोल के क्यों दूं जवाब, आप एक्शन करके जवाब दो। डॉक्टर के पास भेजो। कैंप लगाया था, जिसमें यहाँ कैंप लगाया था, तो उनका शुगर डिटेक्ट हुआ, इट वाज 400। तो वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा गए और उनकी एज मेरे ख्याल से 38 या 39, जो आपके पास आई थी ना मेरी के लिए, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये दोनों पहले योगा आते थे, अभी जब पास उन्होंने बंद कर दिया एक महीने के लिए। तो मुझे उनका ही पता चला था कि उनका डिटेक्ट हुआ है। मैंने जो वीडियो आपने डाला था ना, मेरे को फॉरवर्ड किया कि ऐसा ऐसा है, अगर आप करना चाहेंगे तो मैं आपसे, मेरा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक दिन मैं आपसे बात करूंगी। तो बोली कि हाँ ऐसा होता है क्या, मेरे को पूछी, तो मैं बोली वो लाइव है इसीलिए तो मैंने आपको भेजा है, कोई ऐसा वर्चुअल चीज नहीं है कि कोई फिल्म में दिखा रहा हो, किसी ने बोल दिया हो, किसी का आप बोलोगे तो मैं मुझे मिलवा भी दूंगी आपको। बट ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको एक होप दिखा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है अगर आप ट्राई करेंगे अपने लेवल पे। ठीक है, तो वो यही रहेगा नहीं क्या? नहीं आना जाना के और कितने दिन आपको प्रोसेस का होगा? इलाज तो 10-15 दिन ही चलता है, उससे ज्यादा तो चलता नहीं है। उसके बाद तो सिर्फ लाइफस्टाइल और योगा, बस ये दो ही चीजें ही होती हैं। मैं थोड़ी उनको 6 महीने तक इलाज करूंगा। 6 महीने में इलाज करूंगा तो बैंक बैलेंस घट नहीं जाएगा उनका। कैसे कर रहे हैं आप? फिर वो मेरे बारे में कैसे बोलेगा फिर? ऐसे बैंक बैलेंस घटाना नहीं है किसी का, बल्कि बढ़ाना है। बढ़ाने में मदद करनी है। स्वस्थ रहेगा तो ज्यादा अच्छा बैंक बैलेंस बनाएगा। बना रहे हैं। सबको सबकी जरूरत के हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए ना। मेरी भूख के हिसाब से खाना होना चाहिए ना। भूख किसी को ज्यादा लगती है, किसी को कम। एक सर्जन सर्जरी के लिए जब बोलता है तो वो भूख में कुछ भी मांग सकता है। ले आओ भाई 3 लाख। मेरे कला है ना, वो तो मेरे हाथ की, वो मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो मेरे को जो ठीक लगेगा मैं मांग सकता हूँ, आपको देना पड़ेगा। वकील और डॉक्टर जो पैसा मांगे आपको देना पड़ेगा, आप मना कर नहीं पाओगे। नेगोशिएट कर लोगे, 2-5 हजार रुपये कम ज्यादा हो जाएगा। तो डॉक्टर समझदार नहीं होता क्या? वो बोलेगा कि नेगोशिएट करने वाला है, तो वो बोलेगा कि डॉक्टर की समझदारी बताता हूँ, उसने फीस बता दिया आपको 1.5 लाख रुपए, आपने नेगोशिएट कर डाला उसके साथ। बोले सर 1,20,000 करवा दीजिए। बोले ठीक है, आप वैसे घर के परिचित लग रहे हो, अच्छे आदमी लग रहे हो, आप 1,20,000 में आपका काम कर देंगे। कुछ और काम करेगा नहीं ऐसा नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ नहीं करेंगे। वो बाद में जब बिलिंग बनेगी तो वो वाले की बिलिंग देखिए, वो अब जरूरत थी तो हमको करवाना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा देख लीजिएगा। डॉक्टर को पैसा निकालना आता है, ये बुद्धिमत्ता आप लोग अपने दिमाग में रख लो। अगर वो चाहेगा ना तो आपसे निकलवाने के लिए, तो वो कोई ना कोई रास्ता बना के निकाल लेगा।
तो आपसे 1.20 के बजाय उसका वो 1.5 मांगा था ना, वो अब आपसे 2 लाख रुपए लेगा, क्योंकि आपने नेगोशिएट किया उसके साथ। अब वो आपसे 2 लाख की वसूली करके मांगेगा। क्यों? नेगोशिएट मत। अगर उसने सोच समझ के डिसीजन ले लिया है कि भाई मुझे इतना पैसा, क्योंकि डॉक्टर ऐसे तो कंसिडरेट भी बहुत होते हैं, गरीब आदमी को देखा बोले नहीं वो कर सकते हैं, तो वो अब बहुत सारी अपनी फीसेस रिड्यूस करवा देगा, बोलेगा ये वाली चीजें हटा दो, ये वाली हटा दो, मेरी बेसिक अपने इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, चलो इसको मैनेज करो। तो वो उधर मैनेज भी करेगा। हर डॉक्टर ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर लालची ही होगा, कोई डॉक्टर लालची नहीं होता, उसको तो व्यवस्थाओं को देखना पड़ता है, तो वो व्यवस्थाओं के हिसाब से काम करता है, क्योंकि उसको पता है ना कि बहुत पैसा कमाने के बाद भी उसको अगर लोगों की बददुआएं मिलेंगी तो क्या वो सुखी रह पाएगा? आपको लगता है वो सुखी रह सकता है? सब तो लोग इतना सोचते हैं, हम्म? पर वो उस लेवल पे सोचते हैं जिससे आप बोल रहे हैं गड्ढों में देंगे तो। हर डॉक्टर सोचेगा, हर डॉक्टर ऐसा सोचेगा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे लगता है हम जब चिकित्सक बनते हैं तो हमें ये चीज सोचने की जरूरत है। क्योंकि मेडिकल की तो आप देखिए इतने वीडियोस आ रहे हैं और इतने लोगों को जो मेडिकल लूट रहा है। देखिए वो जो चीजें हो रही है ना उसके पीछे और विभिन्न कारण, वो लोग प्रेशराइज्ड हैं इंडस्ट्रीज से। अब ये इस लूप होल में मैं क्यों एंटर करवाऊंगा, मैं क्यों उसकी शॉर्टकमिंग्स बताऊंगा आपको? आपको जितना जानना जरूरी है उतना। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वकील ने बोल दिया कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला पूरा फ्रीडम जो आता है वो पूरा करेगा। वो तभी पूरा अच्छे से करेगा चीजें, और नहीं तो फिर वो आपसे कुछ ना कुछ करके कंपनसेट करवा लेगा। अभी नहीं लेगा तो अगली बार में ले लेगा, अगली बार में वो आपसे 8 नहीं 15 ले लेगा। तो इसलिए डॉक्टर्स के साथ नेगोशिएशन करके आप अपने आप अगर सोच रहे हो कि मेरा पैसा बच गया है तो ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। कि राइट, तो डायबिटीज बहुत डैमेजिंग इश्यू हो सकता है, बट हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम लाइफस्टाइल को ठीक करवाएं, फूड हैबिट्स ठीक करवाएं, एक्सरसाइज और वॉकिंग को जोड़ें, क्योंकि वॉकिंग करने से ब्लड शुगर लेवल नेचुरली नॉर्मल आ जाता है। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, अगर आप नियमित वॉकिंग करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नेचुरली नॉर्मल आ सकता है। तो इस तरह से आज हमने 2 हार्मोनल इश्यूज के बारे में समझा, एक तो हाइपोथायराइड और डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, प्रेवलेंट कल हम लोग पेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कल का हमारा इश्यू है पेन। मेजर जो डिसीजेस हैं, मेजर जो डिसीजेस हैं वो यही है, अस्थमा, डायबिटीज, थायराइड, पीसीओडी। उसके अलावा जो थायराइड पीसीओडी सब आपस में कनेक्टेड है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो कुछ नहीं बदलेगा, हर लाइन ऑफ खाने को बदलना है और योगा को ऐड करना है। तो क्या मुझे ट्रीटमेंट चेंज करने की जरूरत है? प्रॉब्लम अगर लाइफस्टाइल ही है, स्ट्रेस ही है, तो मुझे इनको ही ठीक करना पड़ेगा ना। इन बीमारियों का कारण क्या है? और जिनमें मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे उनको सिर्फ हेल्प करनी है, पैलेटिव हेल्प करनी है। पैलेटिव मतलब उनकी तकलीफ को कम करनी है। अब ये टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस है, तो मुझे पता है कि मैं उनको उनके शरीर में इंसुलिन बनाने में तो हेल्प नहीं करवा सकता। जब बॉडी बना ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती तो मैं कैसे बनवा दूंगा? तो मेरे को अपनी उस शॉर्ट कमिंग को समझना पड़ेगा, शॉर्ट कमिंग को समझ करके फिर निर्णय लेके कि भाई तेरी लाइफ कैसी बेहतर हो सकती है। तो वैसी जीवन शैली बताए, वैसे डाइट बताओ, वैसी एक्सरसाइज बताओ, वो तो मैं कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग, तो हेल्प करूंगा उनकी, बट मेरे लिमिटेशंस के साथ, राइट? So with that we stop the session and continue the next class. क्वेश्चन भी हमने इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन देना और इसको में आप क्या सर एग्जाम डेट वो क्या है, क्या फिक्स हो गया है क्या? एक सेकंड, हाँ दुर्गा जी क्या बोल रहे हैं? एग्जाम डेट फिक्स हो गया है क्या सर? हाँ नेक्स्ट वीक में है एग्जाम, 24 के बाद। सर 26, 27 और 28 को मत रखिएगा, मेरा इंटरनल एग्जाम है कॉलेज का।
कोई बात नहीं, आप बाद में दे दीजिएगा। एग्जाम तो उन्हीं डेट्स पे आने वाले हैं, बट आप बाद में दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में है तो कितने दिन का रहेगा सर एग्जाम? एक ही दिन में रहेगा ना? नहीं, 4 दिन रहेगा। 4 दिन का रहेगा। हम्म। अच्छा, एक साथ दिलाते तो ज्यादा ठीक था ना जैसे सर। लीजिए, जब आप फ्री होगे तब लिख लेना एग्जाम। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। जानवी जी, आप कुछ